वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। चलिए चालू करते हैं हम। आधुनिक भारत का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड और थर्ड कई सारे इसके वीडियो आएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का संग्रह है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की स्थापना का सही क्रम क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने स्थापना की थी, फिर अंग्रेज लोग आए थे, फिर डच आए थे, उसके बाद डेनिश। जो पुर्तगाली लोग थे वो आए थे 1498 में, उसके बाद अंग्रेजी आए थे 1600 ईस्वी में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, और लास्ट में आए थे डेनिश 1616 में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच और डेनिश। अगला प्रश्न है, रेलवे कमीशन की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी? आपके ऑप्शन ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय व्यय की जांच हेतु रेलवे कमीशन की नियुक्ति की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का दो हिस्सों में विभाजन कब किया गया था? जो बंगाल आपको पता है, बंगाल विभाजन बहुत ही चर्चित एक मसला था उस समय का, 1905 का। तो इसका जो विभाजन है कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। और मुख्य रूप से विभाजन दो हिस्सों में किया गया था। एक पूर्वी बंगाल, ठीक है, एक पूर्वी बंगाल जिसमें पूर्वी बंगाल प्लस असम शामिल थे, और एक था पश्चिमी बंगाल जिसमें पश्चिमी बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा ये शामिल थे। तो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? मुख्य रूप से कर्जन का मत तो अलग ही था कि कर्जन सोच रहा था कि हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं कि पूरा बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें क्या है कि एक वायसराय उसका पूरा दारोमदार नहीं संभाल सकता, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देन उसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जिसका वास्तविक कारण हम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ठीक है, राष्ट्रवाद को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन उसके मन में आया था। प्रश्न अगला है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन आपको पता है बंगाल विभाजन के समय ही चालू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और जो इसकी शुरुआत की गई थी वो मुख्य रूप से कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। ठीक है, कलकत्ता से चालू की गई थी 7 अगस्त 1905 को। प्रश्न अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया है? देखिए, अभी हमने जस्ट बताया था कि कब बंगाल विभाजन किया गया था, लेकिन इसमें लागू होने की बात हो रही, कब उसे इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया उसका ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज की मांग किस आंदोलन की देन है? ठीक है, स्वराज यानी स्वयं का राज, ये किस आंदोलन की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन की देन है स्वराज की मांग, जो 1929 में एक प्रमुख मांग थी कांग्रेसों की। प्रश्न अगला है, 1907 का कांग्रेस विभाजन, जिसे हम सूरत विभाजन भी बोलते हैं, में कौन सा कारण शामिल नहीं है? ठीक है, सूरत विभाजन हुआ था तो उसमें कारण फाइंड आउट, तीन ऐसे होंगे जो कारण उसके पीछे रहा होगा, और एक ऐसा है कि जो कारण नहीं था, वही आपको फाइंड आउट करना है। अधिवेशन की अध्यक्षता की टकराहट ये कारण था। गर्मपंथी व नरमपंथी के बीच मतभेद ये भी कारण था। और ब्रिटिश द्वारा कांग्रेस विभाजन हेतु पारित विधेयक ये कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका कारण नहीं है। ये दोनों जरूर उसके कारण थे, क्योंकि 1907 का जो कांग्रेस विभाजन हुआ था कहीं ना कहीं ये 1907 में होने वाले अध्यक्ष पद को लेकर एक टकराहट उत्पन्न हो गई थी, इस कारण विभाजन हुआ था। गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, लेकिन 1907 का जो कांग्रेस विभाजन हुआ तो उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी ऐसा विधेयक पारित नहीं किया गया था जिसे कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया जाए। अगला प्रश्न है, होम रूल कहाँ का शब्द है? ठीक है, होम रूल लीग एक बहुत ही फेमस लीग भी था, और कई सारे मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा भी लिया। जैसा आप एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, वो इससे संबंधित थी। तो होम रूल लीग जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से संबंधित है होम रूल। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, सिर्फ होम रूल लीग से सिर्फ एनी बेसेंट ही नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक भी इससे जुड़े हुए थे। उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, किंतु कहाँ की थी? मद्रास में इन्होंने की, सॉरी माफ कीजिए, पूना में की थी। ठीक है, ये पूना में की थी। और जो एनी बेसेंट थी वो कहाँ की थी? मद्रास में इन्होंने किया था, किंतु जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने पूना से होम रूल लीग की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो कब स्थापित हुई थी? 28 अप्रैल 1916 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग पार्टी थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की ये दोनों पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति किसकी कार्य पद्धति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की एक ऐसी वस्तुपरक कार्य पद्धति थी कि जिसके आधार पे वो भारत को आज़ादी के मार्ग पे अग्रसर किया था। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है लगातार संघर्ष नहीं कर सकता, उसे एक संघर्ष के बाद विराम की आवश्यकता होती है, उसके बाद जैसे ही विराम अवस्था से जागृत होता है तो दोबारा संघर्ष करने के लिए उत्सुक हो, इसीलिए संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति की कार्य पद्धति अपनाया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं था। जो खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था 1990 में 1919 में, उसके उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। खलीफा की सर्वोच्चता, तुर्की साम्राज्य का विभाजन रोकना, ब्रिटिश के प्रति आंदोलन करना, या ये सभी शामिल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शामिल थे खिलाफत आंदोलन के उद्देश्यों में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों में शामिल था। असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो क्या कारण था उसका, यही आपको फाइंड आउट करना है। पहला है 1919 का रॉलेट एक्ट, फिर द्वैध शासन प्रणाली, या हंटर कमेटी की लीपापोती, या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुआ था, जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, बिना दलील बिना कानून का एक्ट कहा जाता है इसे। द्वैध शासन प्रणाली प्लस हंटर कमेटी। हंटर कमेटी 1919 का जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनी थी, और उसमें जो जनरल ओडायर थे उसको निर्दोष साबित कर दिया गया था, और पूरी कमेटी ने पूरे अपने मामले को लीपापोती करके दर्शाया गया था। इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और मुख्य यही कारण थे। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? जो गोलमेज सम्मेलन था, मुख्य रूप से 3 सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32 तक, तो इसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने ही गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। और हम बता दें, जो स्वराज पार्टी है आपकी, ठीक है, स्वराज पार्टी है, ये मार्च 1923 में इसकी स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, प्लस इसके साथ में इन्होंने मोतीलाल नेहरू भी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगे किस तत्कालिक वायसराय के सामने रखी गई थी? जो गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगे रखी गई थी वो किस वायसराय के सामने रखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविन के सामने। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो मुख्य रूप से चालू हुआ था 1930 में ही चालू हुआ था, 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 में चालू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वराज की प्राप्ति, ब्रिटिश शासन की समाप्ति है, फिर ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इनमें से कौन सा नेतृत्व विहीन आंदोलन की संज्ञा किसे दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि मुख्य रूप से देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जैसे हुई थी उसके दूसरे दिन ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी वो बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दी थी। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था, इसीलिए जो नेतृत्व विहीन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। हालांकि नेतृत्व विहीन उतना नहीं था, क्योंकि ये भूमिगत रूप भी धारण कर चुका था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि कई सारे उषा मेहता हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो गए, ऐसे बड़े नेताओं ने भूमिगत आंदोलन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, किंतु नेतृत्व विहीन आंदोलन की संज्ञा भी इसे दी जाती है। अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? और नासफली, उषा मेहता, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो संबंधित थे, उस समय सहयोग दिया था, किंतु भगत सिंह 1942 में, आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, किंतु भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी भी दे दी गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 1931 में। ठीक है, तो उस समय थे नहीं एक्चुअली, ठीक है, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, तो इनका सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया था, किंतु अरुणा असफली, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का सहयोग मिला था। तो इस तरह 21 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह यही समाप्त होता है, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आशा करता हूं कि अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को साझा करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप नए हो तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखते रहिए मेरे चैनल अनिल के स्टडी। धन्यवाद।